कमांडर अशोक राउत है। मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ हमारे जतिंदर वीर सिंह जी जो पंजाब के हमारे NSA के अध्यक्ष है, उनके कहने पर, श्यामलाल जी की हमारे कोऑर्डिनेटर, उनके कहने पर आज यहाँ पर पंजाब में पटियाला में हमारा पंजाब राज्य का अधिवेशन हुआ। उसमें कई राज्यों के नेतागण जो उत्तराखंड के अध्यक्ष है और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, हज़ारों की संख्या में लोग उपलब्ध थे। देखिए, EPS 1995 एक स्कीम कामगारों के लिए बनाई थी। जब भारत में लिबरल इकोनॉमी शुरू हुई 1991 में, तो ये एक्सपेक्टेड था कि कई कंपनियां आएगी और कई कंपनियां आने के बाद उन कंपनियों में काम करने वाले जो कामगार हैं उनका हॉपिंग होगा, मतलब इस कंपनी से उस कंपनी में 2 साल, वहाँ 4 साल। तो उनकी सामाजिक सुरक्षितता बना के रखने के लिए एक स्कीम जरूरी थी जो सरकार ने लाई। उस स्कीम में बहुत अच्छे प्रावधान थे। 27,000 पेंशन देने का वादा था। हस्बैंड मरने के बाद बीवी को भी 27,000 का वादा था। दोनों मरने के बाद 27 लाख रुपए उसके वारिस को मिलने का वादा था। और बाद में धीरे धीरे सारे प्रावधान निकाले गए और आज जो लोगों को पेंशन मिल रही है वो 300 रुपये से 3,000 रुपये तक मिल रही है। 3,000 जो अभी लेटेस्ट रिटायर्ड हुए उनको। तो ये जो है, मतलब ये स्कीम पूरा उसका कचरा कर डाला। सवाल स्कीम का नहीं है, इतने सारे लोगों ने जिन्होंने जिंदगी भर कंट्रीब्यूशन किया, वो बुढ़ापे में जब 58-60 साल के हो गए तो उनको कोई पैसा ही नहीं। उन्होंने दिया हुआ पैसा गया कहाँ? 541 रुपये अगर कोई भरता है तकरीबन 30-35 साल, अगर पोस्ट में RD भी डालो आप, तो देखो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कितना होता है। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से इसका कितना अमाउंट बढ़ता है। आज की तारीख में लोगों के पास एक तो बच्चे पालते नहीं, बुढ़ापे की समस्याएं बहुत बढ़ चुकी है। हमारी संस्कृति का विषय है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। यहाँ संस्कृति क्या, बूढ़े के पास पैसा नहीं तो उसको कोई पालने वाला नहीं है। जिस आदमी ने पहले जिंदगी भर पैसा कमाया तब तो इज्जत थी। आज 1,000 रुपये ला रहा है तो घर में इज्जत नहीं। अभी 1,000 रुपये सरकार ने बीच में की 2014 में। मैं बता रहा हूँ 23 लाख लोगों को आज तक 1,000 रुपये नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़ी देश की समस्या है। ये पॉलिटिक्स से परे है, उसके ऊपर है। ये कोई पार्टी या अपोजिशन की समस्या नहीं है, ये मेरे देश की, हमारे देश की समस्या है। और ये हमें भी शर्म आती है कि अपने देश में अपने माँ बाप अगर इतने नासाज होकर जी रहे हैं तो वो तो हमारे लिए भी शर्म की बात है, सबके लिए। इसके कारण कई हो सकते हैं, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि स्कीम के पैसे हर गवर्नमेंट में जो भी आया उसने कहीं और यूटिलाइज किए होंगे। कहीं जैसे कंपनियां डूबती है वैसे डूबती हुई कंपनियों में पैसे लगा दिए होंगे। जो फंड्स रेज नहीं होंगे उनमें पैसे लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ पूछने वाला तो कोई नहीं। इसके 43 ट्रस्टीज़ है, 43 ट्रस्टीज़ है CBT में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं। अब श्रम मंत्री क्या, इसी सरकार में 3 श्रम मंत्री बदल गए। परमानेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसमें CPFC एक ओहदा होता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वो जो CPFC है वो उसका सेक्रेटरी है। अब वो कमिश्नर है और इतने सारे पैसों का वो सेक्रेटरी है। और उसके बाद जो मेंबर है उसमें कई कंपनियों के हैं, कई सरकार के नुमाइंदे हैं, तो कई कामगारों के हैं। कामगारों के 10 प्रतिनिधि उसमें होते हैं जो ये फंड का ट्रस्ट में है, फंड के ट्रस्टीज़ में है। तो ट्रस्टीज़ का क्या उपयोग होता है? ट्रस्टीज़ का ये होना चाहिए कि फंड को कैसे बढ़ाया जाए और जो बेनिफिशियरीज़ है जिन्होंने फंड बनाया उनकी भलाई कैसे हो। तो इन्होंने भलाई तो किसी की देखी नहीं और बस अपना मीटिंग करते रहे। और आज की तारीख में लोगों को 300 से 3,000 पेंशन है, हम आपके सामने है। कहीं ना कहीं इस बात को आप मानते हैं कि लोगों में इस स्कीम को लेकर अवेयरनेस नहीं है। लोग अपना प्रोविडेंट फंड जो है कटवाते हैं कंपनियों में, उनको बस यही बताया जाता है कि बाद में आपको फंड मिलेगा। पेंशन के बारे में लोगों को जागरूक नहीं चाहिए। ये बिल्कुल, ये बात भी सही है। लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी और लोगों को इतना छोटा छोटा ध्यान रखने का, ये आज समस्या बड़ी है। जब कार्यरत होते हैं तो 200-400 रुपये, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत बड़ी समस्या है। ये काम था ट्रेड यूनियनों का, जिनके प्रतिनिधि वहाँ पे हैं,
उनका ये काम था कि लोगों को अवेयर करें और लोगों